डियर व्यूअर्स नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक हिस्ट्री क्लास 10th से है एंड द चैप्टर नेम इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 1। द ट्यूटोरियल इंक्लूड्स टॉपिक इंट्रोडक्शन, माइंड मैप्स, एनसीईआरटी कंटेंट इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड एमसीक्यू। So let us see the topics. पहला टॉपिक हमारा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है and we are discussing Frederick Soru's painting of 1848. Then we are going to discuss the French Revolution and the idea of nation and the making of nationalism in Europe, looking at the regional diversities of Europe. It was very difficult to bring out the sense of nationalism in Europe because it has regional diversity. So हम इन तीन main topics हम cover करेंगे. So let's get started with the mind map first. As you know, the name of the chapter is Rise of Nationalism in Europe. So in the first, in the left hand side, I have discussed Frederick Soru's painting. Number 2, we are going to discuss French Revolution 1789 में हम दोबारा वापस जाएंगे क्योंकि फेडरिक सोरू का पेंटिंग 1848 में है और फ्रेंच रेवोल्यूशन आपका 1789 है. सो पहले हम 1848 डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या हुआ और रेवोल्यूशनरीज ने क्या क्या फर्दर पॉलिसीज अपनाई अपने लोगों के लिए और ये लोग कैसे दूसरे कंट्रीज में भी ये आइडियोलॉजी को एक्सपोर्ट करते हैं. दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. और इसी एक्सपोर्ट ऑफ आइडियोलॉजी में नेपोलियनिक रिफॉर्म्स भी आ जाएगा. ऑल राइट, सो Napoleonic reforms and this all will come under this in this particular section. All right, so again and in the third section we are discussing कि नेशनलिज्म क्या लाना बहुत आसान था यूरोप में. तो उसका स्ट्रेट आंसर नो है क्योंकि बहुत सारा रीजनल वेरिएशंस है यूरोप में एंड रीजनल वेरिएशंस होने के बावजूद जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड ये जो नेशंस बनती हैं, सो इट कम्स आउट विद अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. ओके, सो रीजनल डाइवर्सिटी डिस्कस करेंगे और जब हम रीजनल डाइवर्सिटी डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी में आपको हैब्सबर्ग एम्पायर का एग्जाम्पल कोट कराया उन्होंने, राइट. एंड इसी रीजनल डाइवर्सिटी के साथ इसी हैब्सबर्ग एम्पायर में काफ़ी सारे क्लासेस भी हैं जो कि एरिस्टोक्रेटिक क्लास है एंड एक और मिडिल क्लास भी आता है और इनके आइडियाज़ आगे चलकर नेशनलिज्म को बढ़ावा देते हैं. सो उनके आइडियाज़ क्या है? लिबरलिज्म है और यही लिबरलिज्म आगे आइडिया प्रमोट करते हैं, राइट. सो अगेन लुक, इफ यू नाउ क्लोजली लुक, राइज ऑफ नेशनलिज्म हमारा पहला टॉपिक, फेडरिक सोरू, देन इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, देन रीजनल वेरिएशंस एंड देन एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन. ऑल राइट, सो दैट इज बेसिकली द माइंड मैप ऑफ दिस पर्टिकुलर video. All right, so let's get started with the Frederick Soru's painting. So ये Frederick Soru की painting है, 1848 में बनाया है. He is a French artist and he is dreaming about his vision. और उनका vision का नाम क्या है? The dream of worldwide democratic and social republics. ये dear learners, the vision is of 1848. Okay, and सो एंड यहाँ काफ़ी सारे इमेजेस में फर्स्ट लेट मी जस्ट डिस्कस द इमेज. ये आपकी काफ़ी सारे नेशंस जो कि वो विजन में लाते हैं कि ये फ्यूचर नेशंस बनेंगी. ये आपकी स्टैचू ऑफ लिबर्टी होगी, ये जीसस क्राइस्ट होगी इन द ब्लेसिंग फ्रॉम द स्काई, काफ़ी सारे एंजल्स, एंड दिस इज द freedom tree. So that is also explained in this particular painting. All right, so let's look at the question now. Explain in brief Frederick Soru's painting. As I said, Frederick Soru की painting 1848 में है and it is a series of 4 prints. 4 prints आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, ओनली फर्स्ट प्रिंट इज मेंशन्ड. एंड उसी पेंटिंग का विजन क्या है? द ड्रीम ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स. ऑल राइट, सो दीज आर द 4 इमेजेस, द 4 prints, number 1, 2, 3 and 4. All these things are not mentioned, this is only mentioned. But अब जब गूगल करोगे तो आपको इसी पर्टिकुलर पेंटिंग के 4 prints बता देंगे, which is actually not correct. So we are going to discuss this particular painting only. And आपको 4 prints आपको दिख रहे हैं, only this we are going to discuss. All right, so the first print shows marching of men and women. Please remember, people of all classes, they are marching कहाँ जा रहे हैं? Statue of Liberty. Why Statue of Liberty? Because according to the French artist, उस जमाने में लिबर्टी को फीमेल फिगर में पर्सोनिफाई किया जाता था. एंड इस लिबर्टी फीमेल फिगर की क्या खास बात है कि शी इज होल्डिंग अ टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट इन वन हैंड और दूसरे हाथ में उसके चार्टर ऑफ राइट्स है. और इसलिए इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट
personification of an image which will give them lot of encouragement to fight for nationalism, right? And आप नीचे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे absolutist monarchies जो shattered हो गए, which symbolizes that end of despotic rule. And आपको ये भी दिखाना है कि ये पूरा पेंटिंग जब आप देखते हैं तो एक यूटोपिया विजन लगता है. यूटोपिया विजन क्यों लगता है? क्योंकि 1848 तक, बिकॉज 1848 तक सिर्फ यूएस और स्विट्जरलैंड ही फुल फ्लेजेड नेशंस बन पाए हैं. फ्रांस भी इन 1848 रिवोल्यूशनरी स्टेज में था, नेशन बना नहीं था. सो इसलिए इसको हम यूटोपियन विजन कहते हैं. एंड बाद में आपको जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये सारे नेशंस बन जाते हैं. बट जब वो पेंटिंग बनाते हैं, इट वॉज अ ड्रीम. सो द ड्रीम गेट्स फुलफिल्ड मच लेटर आफ्टर 30-40 years. So and you must remember that kingdom of two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary, Russia, these are there in this picture, and they get into nation making process. All right, and Germany is also shown in this particular image. All right, so this was Frederick Soru's painting of 1848. अब 1848 से हम सीधा जंप करते हैं 1789 पे. हम दोबारा फ्रेंच रेवोल्यूशन जब वापस आ रहे हैं, ऐसा क्यों? वाई वी आर कमिंग बैक टू अगेन? बिकॉज हम आपको फाउंडेशन बताना चाहते हैं कि ये जो नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस जो है, इसका फाउंडेशन स्टोन फ्रेंच रेवोल्यूशन ही वर्ल्ड अक्रॉस द स्कॉलर्स मानते हैं इसको, फ्रेंच रेवोल्यूशन. सो ऐसा फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ? आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था कि सॉवरेनिटी ट्रांसफर हो जाती है किसको? मोनार्की से लोगों को जाता है. अब ये नॉर्मल लोग नहीं कहलाएंगे फ्रेंच में, दे आर द सिटीजन्स. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द टर्म्स. French people are citizens, and what they are given sovereignty. They can decide their own future, and not the king. So king will not decide. It's the French citizens who are going to decide their future destiny, and they want France as a nation. All right. So that's the major impact of French Revolution. और फिर फ्रेंच रेवोल्यूशनिस्ट फर्दर अपनी कंट्री के लिए क्या करते हैं? वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है. दे क्रिएट अ कलेक्टिव आइडेंटिटी. अपने फ्रांस को फादरलैंड कहते हैं. हम इंडिया में स्कॉलर्स इंडिया को भारत माता कहते हैं, बट फ्रांस में अकॉर्डिंग टू स्कॉलर इट इज फादरलैंड. एंड उनके जो पीपल हैं, दे आर सिटीजन्स एंड दे एंजॉय ऑल इक्वल राइट्स. ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है फ्रेंच रेवोल्यूशन का. सो फ्रांस एज अ फादरलैंड एंड फ्रेंच सिटीजन एंजॉइंग ऑल राइट्स. देन उन्होंने फ्रेंच ट्राई कलर फ्लैग भी अपनाया, ओके, विच सिंबलाइजेज रिप्लेसमेंट ऑफ मोनार्की. मोनार्की जाता है एंड फ्रेंच फ्लैग आता है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. स्टेट्स जनरल जितने भी थे फ्यूडलिज्म को जो दर्शाता था, ये सारे हट जाते हैं. एंड इनको रिप्लेस कौन करता है? नेशनल असेंबली. नेशनल असेंबली आती है, सो स्टेट्स जनरल चले जाते हैं. ये सारा फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट में आएगा. And martyrs are commemorated, new hymns were sung so that they can give tribute to the people who have sacrificed their life for this to bring about this particular French Revolution. Also, another beautiful outcome was कि जितने भी weights and measures हैं, ये सारे यूनिफॉर्म रहते हैं और इंटरनल कस्टम ड्यूटीज भी एबॉलिश हो जाती है. सो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है फ्रेंच रेवोल्यूशन का. और फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे हैं सारे, टू इंस्टिल सॉलिडारिटी एंड यूनिफॉर्मिटी. वो कह रहे हैं कि कोई भी रीजनल डायलेक्ट्स नहीं बोलेगा. बोलना है तो क्या बोलना है? आपको फ्रेंच लैंग्वेज ही बोलना है. नेक्स्ट इज दैट ऑल्सो द जैकोबिन्स का भी कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें मेंशन है कि कैसे जैकोबिन क्लब्स अपने आइडियाज बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली में ले जाते हैं फॉर लिबरेशन. एंड ये जो जैकोबिन क्लब जो है, इट वाज स्टार्टेड बाय मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर. आपको याद होगा, क्लास 9 में पढ़ा है. एंड उनका है जैकोबिन्स क्लब. एंड दिस पर्टिकुलर क्लब बिकम्स फेमस इन इटली, स्विट्जरलैंड एंड अदर एरियाज. ऑलराइट, अब हम डिस्कस करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट. फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 एंड नेपोलियन बोनापार्ट 1804. सो यू मस्ट रिमेंबर द ट्रांजिशन. नेपोलियन क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज ऑफ इट्स कोड. हालांकि इनिशियली इट इज़ वेरी अप्रिशिएटेड, बट लेटर ऑन इट वॉज हाईली क्रिटिसाइज. पीपल इनिशियली रिस्पॉन्डेड टू हिज कोड, बट लेटर ऑन दे फेल्ट दैट इट इज़ नॉट गुड. इट इज़ नॉट दैट गुड बिकॉज दे आर यूजिंग their own resources to strengthen French
systems. So this, therefore, it was criticized later on. So let's get started. Napoleonic Code hai kya? So what were the reforms introduced by Napoleon Bonaparte in France and other parts of Europe which were under his control? So code क्या कहता है? It will abolish privileges based on birth. It established equality before law. It secured right to property. Right to property, mind it. Jacobin clubs property में बिल्कुल भी stress नहीं करते थे, but Jacobin clubs के बाद जो भी changes आते हैं, Napoleon property में दोबारा स्ट्रेस करते हैं एंड इट इज एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज. इसलिए मैंने लिखा है कि अदर कंट्रीज में भी उसका कोड जाता है एंड पीपल रियली लाइक हिज कोड. एंड अदर रीजन्स में नाम याद रखना है, डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी. आई रिपीट, अदर रीजन्स का क्या नाम है? डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी. और ये सारे सिस्टम्स करते हैं. लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव सिंपल यूनिट सिंप्लीफाई हो जाता है. फ्यूडल सिस्टम याद रहे, 3 स्टेट, चर्च, नोबिलिटी एंड द पेजेंट्री, ये सब जगह था और ये अबॉलिश हो जाता है जैसे ही नेपोलियनिक कोड आता है. इन दीज एरियाज गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस रिमूव हो जाते हैं, एक स्टैंडर्डाइजेशन मेजर्स आता है. ये सारा चीज़ रिफॉर्म्स फ्रांस में इंट्रोड्यूस हो गया था, तो उनको लगा कि क्यों ना हम इन एरियाज में भी करें. कौन कौन से एरिया? जर्मनी, इटली, डच, इन सब में एरियाज में ये चेंज करते हैं. राइट. सो अपार्ट फ्रॉम दीज रीजन्स, कुछ सिटीज भी नेपोलियनिक कोड को वेलकम करती हैं. व्हाट आर नेम द सिटीज? सो ब्रसल्स, मेन्स, मिलान एंड वार्सो. यू हैव टू रिमेंबर दिस. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रीजन एंड अ सिटी. सो माइंड दैट. राइट. बट ग्रेजुअली बाद में नेपोलियनिक कोड क्यों क्रिटिसाइज होता है? क्योंकि बहुत टैक्सेस लेने लगते हैं, सेंसरशिप है, फ्रीडम ऑफ प्रेस बिल्कुल भी नहीं है. एंड फ्रेंच ये स्विट्जरलैंड और डच के लोगों को पकड़ पकड़ के वो फ्रेंच आर्मी में डाल रहे हैं. तो पीपल डिड नॉट लाइक दैट. वाई देयर ओन पीपल विल बी सैक्रिफाइस फॉर द फ्रेंच आर्मी? बिकॉज फ्रांस इधर उधर लड़ाई कर रही है और किसके लोग रहे हैं, मारे जा रहे हैं, किसके? डच के, जर्मन रीजन्स के, स्विट्जरलैंड के. सो दे डिड नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ Napoleonic code, and therefore later on they also did not so they resented this kind of pressure. And next topic in our NCERT is regional diversities. So अभी तक हमने फ्रांस, फ्रेंच रेवोल्यूशनरी और नेपोलियनिक कोड पढ़ा और उसके आउटकम देख लिए. और इसके आउटकम 1815 में कांग्रेस ऑफ वियना आएगा, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी. बट उससे पहले बुक में एक टॉपिक है रीजनल डाइवर्सिटी. ये क्यों इंक्लूड होता है? सो दैट स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड दैट यूरोप में नेशनल बिल्डिंग इजी प्रोसेस नहीं था, काफ़ी सारे डाइवर्सिटीज़ थे. आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रिया, ये पूरा हैब्सबर्ग एम्पायर है, ये पूरा हैब्सबर्ग एम्पायर है और उसमें काफ़ी सारे रीजनल वेरिएशंस हैं. लाइक टिरोल, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सारे लैंग्वेजेस हैं जो हैब्सबर्ग एम्पायर के पार्टी हैं और इतने सारे लैंग्वेजेस बोलते थे. और इनमें से जर्मनी निकालना, इनमें से इटली निकालना, इनमें से स्विट्जरलैंड निकालना, इट वाज अ बिग टास्क. सो लेट्स लुक एट द रीजनल वेरिएशन. सो टुडेज नेशन लाइक जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर किंगडम्स एंड दे वर डिवाइडेड इनटू डचीज, कैंटन्स एंड कैंटन्स, जिनका की ऑटोनमस टेरिटरी था और दे वर ऑल अंडर मोनार्की. ठीक है. बट दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड हैड डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स. एज आई सेड, कौन सा एम्पायर हमने डिस्कस करा? हैब्सबर्ग एम्पायर. सो अल्पाइन रीजन कौन से होते हैं? टिरोल, ऑस्ट्रिया, सुदेतनलैंड. दे वर ऑल जर्मन स्पीकिंग. लेट अस अगेन गो बैक टू द मैप. सो टिरोल कहाँ है? टिरोल ये रहा. सुदेतनलैंड मैप में नहीं दिख रहा है. एंड these are all German speaking. So you must understand these are all German speaking. गलेशिया आपका पोलिश हो जाता है. ओके. एंड जो इटली के आसपास है वो सारा इटालियन हो जाता है. एंड ये magyar एंड ऑल दिस लैंग्वेजेस आर ऑल्सो देयर. सो यू मस्ट कीप इन माइंड द रीजनल वेरिएशंस. एंड पीजेंट भी जो नॉर्थ में है वो बोहेमियन और स्लोवाक है, एंड जो साउथ में है वो क्रोएशियन है, और ईस्ट में है ट्रांसिल्वेनिया एंड रोमन्स. सो दस डाइवर्स पीपल वर टुगेदर बिकॉज ऑफ द. आपको क्यों लगता है कि इतने सारे डाइवर्स लोग कैसे यूनाइटेड हैं? दे आर यूनाइटेड अंडर अ एम्परर. सो दे आर नॉट नेशंस पर से, बट दे आर यूनाइटेड अंडर द एम्परर. ओके. और इसी एम्पायर में फिर कौन कौन सी क्लासेस हैं? तो कह रहे हैं कि एरिस्टोक्रेसी भी है,
पीजेंट्स भी हैं एंड आपका क्लर्जी भी है, जो फ्यूडल स्टेट्स के 3 ऑर्डर है. सो लेट्स सी कि उनका लाइफ स्टाइल कैसा है. सो एरिस्टोक्रेसी, एज यू नो, that these were the class who were present throughout the regions, and they were numerical minority. ये ज़्यादा numbers में नहीं है, they were numerical minority. और आपस में एक दूसरे के साथ कैसे लिंक करते हैं, एक नोबल दूसरे नोबल से शादी करता है. सो दे आर वेरी वेल कनेक्टेड थ्रू मैरिजेस, एंड इनके पास खूब सारा लैंड भी होता है, एंड इनके जितने भी लैंड्स हैं दे आर ऑल कल्टिवेटेड बाय दी पेजेंट्स एंड दी सर्व्स. ऑलराइट, बट ग्रेजुअली हम देखते हैं कि इसी रीजनल वेरिएशन में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाता है तो नए कमर्शियल क्लासेस भी आते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यू मिडिल क्लास, और इनके आइडिया से ही रेवोल्यूशंस आगे बढ़ता है, क्योंकि दे फेल्ट लॉट ऑफ टॉर्चर, दे वर लॉट ऑफ discrimination, they had a lot of anxiety living, they were not living properly in the cities, so they wanted reforms. और इसी reforms धीरे धीरे जब वो मांगना स्टार्ट करते हैं तो एक नेशनलिज्म बढ़ता है, और नेशनलिज्म बाद में नेशन बन जाता है. सो ये एक दिन में नहीं होता है, इट इज़ अ कंटिन्यूअस demand, continuous struggle. Okay, so industrialization in England 1750s and German state में 1800, और यही मिडिल क्लास आगे चल के अपने डिमांड्स रखता है एंड नेशन बिल्ड करता है. सो स्कॉलर्स ने बहुत अच्छा टर्म यूज़ किया है, लिबरलिज्म. So why liberalism? Because liberalism is derived from the Latin root liber, means freedom. So liberalism के काफ़ी सारे liberalism simple meaning freedom होता है, और इसके काफ़ी सारे एंगल हैं. वन इज इकोनॉमिक स्फीयर, अदर इज न्यू मिडिल क्लासेस के लिबरलिज्म का क्या मतलब है, पॉलिटिकल के लिए न्यू लिबरलिज्म का क्या मतलब है, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के लिए न्यू लिबरलिज्म का क्या मतलब है. सो लिबरलिज्म हैज़ गॉट डिफरेंट एंगल, 1, 2, 3 and 4. सो एंड अलग अलग एंगल से हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल का मतलब डेमोक्रेसी होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिबरलिज्म का मतलब क्या होगा, एंड ऑफ एटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस. क्लरिकल प्रिविलेजेस मतलब चर्च की डोमिनेंस को और उनके प्रिविलेजेस को ख़त्म करना. इकोनॉमिक स्फीयर्स में लिबरलिज्म का मतलब क्या होगा कि आप फ्रीली ट्रेड करो. और न्यू मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या होगा कि येस, यू आर रिकग्नाइज एज एन इंडिविजुअल person who has got right and you are equal in the eyes of law. ये लिबरलिज्म के काफ़ी सारे एंगल हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे. सो आई रिपीट, मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म फॉर न्यू मिडिल क्लासेस, मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म इन पॉलिटिकल टर्म्स, मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म इन इकोनॉमिक स्फीयर जहाँ की फ्रीडम ऑफ मार्केट्स बोलते हैं, एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन में मीनिंग ऑफ रेवोल्यूशन क्या है, लिबरलिज्म क्या है, एंड ऑफ एटोक्रेसी, क्लरिकल प्रिविलेजेस एंड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट. ऑलराइट, एज आई सेड, फ्रांस में आप लिबरलिज्म जो पॉलिटिकल लिबरलिज्म कैसे वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, तो आपको याद रखना है कि राइट टू वोट लिमिटेड था, और जिसके पास प्रॉपर्टी है वही कर सकता था इनिशियली आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. सो मेन एंड वुमेन विदाउट प्रॉपर्टी डिड नॉट हैव एनी पॉलिटिकल राइट्स. तो आप कह सकते हो कि लिबरलिज्म, पॉलिटिकल लिबरलिज्म इज रेस्ट्रिक्टेड. बट जैकोबिन्स ने क्या करा, जितने भी अडल्ट मेल है उनको सबको राइट टू वोट दे दिया. ठीक है, सो ऑल मेल हैड द राइट टू वोट, बट द फीमेल नेवर हैड द राइट टू वोट ड्यूरिंग दैट टाइम. और नेपोलियन जब आते हैं 1804 में, तो वो दोबारा अब इस पॉलिटिकल राइट को लिमिटेड कर देते हैं. द पॉलिटिकल राइट इज लिमिटेड अगेन टू प्रॉपर्टी. सो कैसे याद रखना है, पहले लिमिटेड था, फिर फ्री कर दिया, फिर लिमिटेड हो गया. सो पहले लिमिटेड वोटिंग राइट्स थी टू प्रॉपर्टी, फिर जैकोबिन्स ने सबको दे दिया, एंड नेपोलियन ने वापस बैक टू स्क्वायर वन, लिमिटेड सफरेज कर दिया. राइट, एंड वुमेन का क्या था कि वुमेन वर अंडर द कंट्रोल ऑफ मैन. सो यू मस्ट रिमेंबर दिस. सो इसी लिबरलिज्म को आगे बढ़ाते हुए ज़ॉल्वरिन पे हम डिस्कस करते हैं कि ज़ॉल्वरिन आया तो 1834 है, बट ज़ॉल्वरिन अभी क्यों डिस्कस करा है, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक लिबरलिज्म है, यही इकोनॉमिक लिबरलिज्म आगे चल के इकोनॉमिक यूनिफाई करती है एक पर्टिकुलर टेरिटरी को, और यही इकोनॉमिक टेरिटरी आगे चल के नेशनलिज्म लाता है. राइट,
सो ज़ोल्वरिन है क्या चीज़ है? कस्टम्स यूनियन है, 1834 में प्रशिया में बना है, और ट्रेडर्स बहुत परेशान थे इस पर्टिकुलर कॉन्फेडरेशन में ट्रेड करने के लिए. वाई? बिकॉज देयर वर 39 स्टेट्स एंड लॉट ऑफ हर 39 स्टेट्स में करेंसी था, वेट्स एंड मेजर्स थे, तो जो भी ट्रेडर था वो परेशान हो जाता था. हर स्टेट, एक स्टेट और दूसरे स्टेट में जाने से ही करेंसी चेंज हो जाता है, उसका वेट एंड मेजर्स चेंज हो जाता है, तो उनको ट्रेड करने में बड़ा दिक्कत आता था. कहाँ? नेपोलियन के 39 जर्मन कॉन्फेडरेशन में, राइट. तो अगर मैं ट्रेडर हूँ तो जनरली मैं फिर न्यूरमबर्ग में ट्रेड करूँगी. वो है क्योंकि मुझे उतने ही पैसे में सबसे ज़्यादा कपड़ा मिलेगा. सो ये सब दिक्कतें लोगों को आई, एंड पीपल फेल्ट दैट उनको हर स्टेट में काफ़ी सारा कैलकुलेशन हर बार करना पड़ा. सो इट वाज अ कम्बसम प्रोसेस. तो इसको उन्होंने कैसे ख़त्म किया? उन्होंने फिर कस्टम्स यूनियन बना दिया, जिसमें कि ट्रेड टैरिफ बैरियर्स हटा दी, और इसी पर्टिकुलर कॉन्फेडरेशन में अब 30 करेंसीज जो पहले चलती थी अब सिर्फ 2 करेंसी चलती है, एंड रेलवेज आ जाता है, और इसके चलते पूरे 39 कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में जो ट्रेड है वो बड़ा स्मूथली चलता है. ऑलराइट, सो ये हमारा ज़ोल्वरिन लास्ट टॉपिक था. लेट अस नाउ लुक एट द MCQ क्वेश्चंस, सो दैट यू कैन ऑलवेज send the answers on my email ID. And these are pretty easy MCQ questions, and send your answers to this email ID. In my next upcoming video, I will cover this topic: New Conservatism, Age of Revolution, and Romantic Nationalism. Dear viewers, if you really like my tutorial, then please like, share, and subscribe my channel to support the channel, and also for a better learning. Thank you so much.